आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा वीडियो है ख़ास तौर से मैं आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब और इज़्ज़त माब जनाब असदुद्दीन साहब के नाम बना रहा। शायद देखने वालों को एक चौकट ना लगे, आपको हैरत हो कि इनके नाम वीडियो कैसा। देखिए, हम पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान में मामला गर्मा गया है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर। इनके बारे में क्या क्या कहा नहीं जा रहा है, जो भी बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, बहुत सी बात हो रही है। तारीख को किस तरह से पेश किया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इससे पहले भी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर कुछ मामला गर्मा गया था। ये फिल्म आने से पहले, छावा फिल्म आने से पहले, तो उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में एक गर्व का माहौल पैदा हो गया था। उस वक्त जो है तो आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो है तो खुलदाबाद शरीफ का दौरा किया, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे हाज़िरी दी, बुलाए अक़ीदत पेश किए और बाहर आके मीडिया से बात की। अब मीडिया की बात आने के बाद जिस तरह से उन्होंने पिछले इतिहास में जो सच्चाई थी उसको मीडिया के सामने बयान किया, उसके बाद क्या हुआ, पूरे महाराष्ट्र में तमाम शोर शराबा थम गया। यानी कि ऐसा लग रहा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आज जिस तरह पहले घटनाएं घटी थी, आज उसकी तुलना में अगर आप पीछे देखें तो आज के दिन पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत ज़्यादा एक डर का माहौल बन गया है। नागपुर के अंदर आपने देखा क्या हुआ, लाइन ऑर्डर ख़राब हुआ, सारी बात हुई। तो ऐसे हालात में अब महाराष्ट्र का मुसलमान और देश का मुसलमान ख़ास तौर से जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की तरफ बड़ी पुरुम्मीद और आस भरी निगाहों से देख रहा है कि साहब अगर एक बार फिर आप खुलदाबाद शरीफ का दौरा करें तो हो सकता है कि आपके दौरा करने के बाद ये शोर शराबा, हंगामा, ये नफ़रतों का बाजार शायद थम जाए या ख़त्म हो जाए। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले ऐसा हो चुका है कि ये माहौल गर्मा गया था पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन जैसे ही आपने खुलदाबाद शरीफ का दौरा किया मामला थम गया। पता नहीं आपके दौरे में कैसा जादू था, वो कौन सी शक्ति थी, वो कौन सा असर था कि एक दौरे ने जो है तो तमाम महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही थी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, वो एकाएक थम गई और शोर थम गया। अब पहले तो शोर चल रहा था लेकिन आज हंगामा चल रहा है। और हंगामा आपने देखा आपने नागपुर में किस तरह चला, सारी बात हो रही है। बहरहाल ऐसे हालात में अगर एक बार फिर जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अगर खुलदाबाद शरीफ का दौरा करते हैं तो हो सकता है कि जो इतिहास का जो सच है वो सच बाहर निकल के आ जाए। हो सकता है कि जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है वो सच्चाई सामने आ जाए, क्योंकि ये सच्चाई को बेनकाब करने की एक राजकीय ताकत, एक शक्ति हम कह सकते हैं, वो इस वक्त मौजूदा हालात के हिसाब से आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता। क्योंकि आप अम्बेडकर साहब के वंशज से, उनके परिवार से आते हैं और संविधान निर्माता भारत रत्न के आप जो है तो वंश से आते हैं, तो आपके एक एक लफ्ज को देश मानता है, सुनता है, समझता है। ऐसे हालात में प्रकाश अम्बेडकर साहब से गुजारिश है कि साहब, मुसलमान बड़े टूट से गए हैं, बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 304-400 साल पुराना इतिहास, जो करने वाले भी नहीं रहे, कराने वाले भी नहीं रहे। उस टाइम जो जनता हुआ करती थी भारत की, वो जनता भी नहीं रही, वो प्रशासक नहीं रहे, वो राजा नहीं रहे, वो नवाब नहीं रहे, कोई नहीं रहे साहब। सब के सब दुनिया से चल बसे। तो फिर ऐसा ये दीवानापन क्यों कि 2-3 साल के बाद चौथी, छोटी, 5वीं पीढ़ी को ये बताया जा रहा है कि पिछले बार ऐसी हुआ था या पिछले समय ऐसे हुआ था। बड़ी हैरत की बात है। कौन देखा क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, सच क्या था, झूठ क्या था, किसको क्या पता कि आज भारत देश के अंदर जितने 125 करोड़ हमारे देश की आबादी होती है, 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी देश को छू रही है। क्या 150 करोड़ का एक भी हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति है भारत के अंदर जो ये कह सके कि हमने जो है तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कार्यकाल को देखा है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? कोई नहीं है। सब फ्रेश में है।
सब ये कहेंगे कि नहीं वो तो 200 साल पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात है। जब सवाल ये है कि जब हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछले दौर में क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था, सिर्फ इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, तो उसकी सजा आज देश के 25 करोड़ मुसलमानों को क्यों? जैसा मैं आपको उदाहरण दूं कि एक बाप, समझो एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। अगर बाप कोई घटनाक्रम करता है, बाप कोई गुनाह करता है या कोई हत्या करता है या कोई घटना करता है, तो कानून के हिसाब से बाप की सजा बेटे को दी जा सकती है? नहीं। ये कौन सा कानून है? ये कौन से आज के हिसाब से मुसलमानों को सताया जा रहा है? और क्यों सताया जा रहा है? वो मुसलमानों को सताने का प्रयास किया जा रहा है तो देश के लिए जीता है, मरता है, जो तिरंगे को सलामी देता है, जो फौज में जाके भर्ती होकर अपने देश की सुरक्षा का भाग लेता है, जो पुलिस प्रशासन में जाके पुलिस का अधिकारी कर्मचारी बनता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने में सहायता करता है, एजीपी अब्दुल कलाम के रूप में देश को जो है तो एक मिसाइल देता है, जो चाइना से पाकिस्तान को जो है तो टक्कर लेने की क्षमता रखता है, जो हमारे भारत को महान भारत बनाने में अपना योगदान देता है। बहुत हैरत की बात है कि जो लोग देश को जोड़ने वाले हैं, जो देश को बनाने वाले हैं, जो देश को ताकत देने वाले हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठ रही है, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठ रहे हैं। क्या चल रहा है? कैसे चल रहा है? जबकि हमारा देश चांद पे चला गया। साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। बहुत हैरत की बात होती है कि आज हमें आसमान में क्या चल रहा है, हवा में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के स्वरूप में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें आसमानों को जीतना है, हमें दुनिया जीतना है, लेकिन अफसोस कि हम जमीन खोदने में लगे हुए हैं कि जमीन के अंदर क्या था। और खास बात यह है कि आज के जितने भी जो आमदार है, खासदार है, नेता है, छोटा हो बड़ा हो, किसी को नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम, उनके बाप को नहीं मालूम, उनके दादा को नहीं मालूम, यानी 4 पीढ़ी को नहीं मालूम कि क्या हुआ था बोल के। और आप जमीन खोदने में लगे हुए कहीं कि जमीन के अंदर क्या था, ये वो ऐसा था वैसा था। पता नहीं देश में क्या चल रहा है। क्यों हिंदू मुसलमान के पीछे नफरत की खाई पैदा की जा रही थी? क्यों? आज लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए, कि भाई देश का दुश्मन था, भारत को लूटा था, या जो भी था, आदरणीय संभाजी महाराज की हत्या में उनका योगदान था या उनका हाथ था। जो भी बात होती है, जैसा भी कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अंग्रेजों ने जितना हमारे भारतीयों पे जुल्म किया, अत्याचार की, क्या नहीं किया अंग्रेजों ने? बहुत कुछ किया। कई हमारे वीर जिन्होंने जो तो देश की लड़े, कईयों को गोलियां लगी, कईयों को फांसी दी गई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। एक तरफ औरंगजेब का कार्यकाल और एक तरफ और अंग्रेजों का कार्यकाल, पर तुलना कीजिए आप कि अंग्रेजों ने कितना जुल्म किया। तो मेरा सवाल है कि बंबई के अंदर जो अंग्रेजों के जमाने की बड़े बड़े मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं, उसको भी तोड़ दीजिए ना। फिर नहीं चाहिए हमें अंग्रेजों का वो नाम व निशान जो हमारे देश में याद दिलाता हो कि अंग्रेजों का दौर है, ताकि हमें हमारी गुलामी का एहसास हो। जब तोड़ना ही है तो हर वो चीज को तोड़ दीजिए, इतिहास के हर वो चीज को तोड़ दीजिए जिससे हमारे भारत की गुलामी का एहसास होता हो कि है आप में इतनी हिम्मत कि इतिहास से हम कुछ सीख नहीं सकते। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारी गलतियों को हमें प्रेरणा देता है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमें ऐसा काम करना चाहिए। अगर किसी ने गलती किया या कोई नुकसान होता है या जो भी होता है, ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें काम नहीं करना चाहिए। ये इतिहास हमें दिखाता है। तो बहरहाल हमें इतिहास को सीखते हुए और पिछले इतिहास को समझते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो बहरहाल मैं फिर आ जाता हूं अपने असली मुद्दे की तरफ कि हम जनाब आदरणीय प्रकाश कमेटी साहब को बड़े निम्रता के साथ आपको दावत दे रहे साहब कि एक बार खुलदाबाद शरीफ का दौरा कीजिए। और मैं हमारे औरंगाबाद के जाहिद खुरेशी साहब जो मुस्लिम फ्रंट के अध्यक्ष भी है महाराष्ट्र के, फारूक अहमद साहब जो वंचित बहुजन अघाड़ी के बहुत बड़े जिम्मेदार है, तैयब जफर साहब वो भी एक जिम्मेदार है, जनाब अफसर खान साहब जिन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। सारी बात और आपसे भी गुजारिश कि साहब आप प्रकाश अम्बेडकर के बहुत करीबी माने जाते हैं और मुझे यकीन है जाती तौर से कि प्रकाश अम्बेडकर साहब आपकी बात को नकार नहीं सकते।
क्योंकि आप वंचित बहुजन अघाड़ी के एक मजबूत सिपाही की तरह हैं। प्रकाश अम्बेडकर साहब, जावेद खुरेशी साहब, जनाब अफसर खान साहब, फारूक अहमद साहब, तैयब जफर साहब और भी जो मुसलमान महाराष्ट्र में फैले हुए, उनके ऊपर प्रकाश अम्बेडकर साहब ने भरोसा जताया है। आपसे गुजारिश है कि जैसा जावेद खुरेशी साहब ने और फारूक अहमद साहब ने पिछले टाइम उनको खुल्दाबाद शरीफ का दौरा किया था, दौरा कराया था कि साहब यह है इतिहास, यहाँ इतिहास देखिए, ये भी एक इतिहास यहाँ छुपा हुआ है, तो आपने ज़ियारत की थी। तो मैं फारूक अहमद साहब से, जावेद खुरेशी साहब से और जनाब अफसर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि साहब एक बार आप वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर साहब के उनके घर पे जाइए, उनके मकान पे जाइए, उनको बोलिए साहब कि महाराष्ट्र की जो नफरत की राजनीति चल रही है, इसको सिर्फ अगर कोई रोक सकता है तो वो एक ताकत है जिसका नाम है प्रकाश अम्बेडकर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे पहले इस तरह से हो चुका। आखिर क्या वजह है कि पहले भी इस तरह की बात उठी थी, प्रकाश अम्बेडकर साहब खुल्दाबाद शरीफ का दौरा करते हैं और मामला थम जाता है। तो मुझे विश्वास है व्यक्तिगत तौर से कि अब की बार भी अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब खुल्दाबाद शरीफ का दौरा करते हैं तो यकीनी तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। मगर ये बात भी सच्चाई है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से मुसलमानों ने प्रकाश अम्बेडकर के साथ बेवफाई की, शायद ये वजह है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब का दिल दुखा हुआ है। हालांकि उन्होंने चुनाव के टाइम कहा था, मुसलमानों को आवाज दी थी कि हे मुसलमानों, मैं आपके साथ खड़े रहता हूँ, वंचित बहुजन अघाड़ी आपके साथ खड़े रहती है, तो आपके साथ खड़ा हुआ कौन है, बैठा हुआ कौन है, ये आपको देखने की जरूरत है। लेकिन अफसोस के विधानसभा के टाइम हमने पूरे महाराष्ट्र में देखा, मुसलमान कहीं 4 जगह बटे, कहीं 3 जगह बटे, कहीं 2 जगह बटे, कहीं 1 जगह बटे, जिसकी वजह से प्रकाश अम्बेडकर साहब को इस तरह का दुख हुआ कि जब एक बार लहर उठी थी, उस लहर को दबाने के लिए प्रकाश अम्बेडकर साहब ने खुल्दाबाद शरीफ का दौरा किया था। एक मर्द मुजाहिद जिसको अपना कोई खौफ नहीं कि राजनीति में क्या होगा, क्या लोग कहेंगे, कि क्या होगा, क्या उलटफेर होगा, कि उल्टा होगा का सीधा होगा, बेखौफ होकर एक इतिहास के साथ, एक सच्चे इतिहास के साथ जो इतिहास में लिखा हुआ है उसको पेश किया। ये जुर्रत अगर किसी ने की थी उस नाजुक हालात में, तो उसका नाम था प्रकाश अम्बेडकर। और आज भी ये हालात को अगर कुछ संभालने की ताकत रखता है तो मैं व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूं कि प्रकाश अम्बेडकर साहब आप दौरा कीजिए। यकीन मानिए अगर आप आज की तारीख में दौरा करते हैं तो मुसलमानों को अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने विधानसभा के टाइम प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ ना जाके बहुत बड़ी एक सियासी भूल की। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है साहब। आज अगर आप चल जाते हैं, क्योंकि आज मुसलमान बहुत नींद से जाग गया है, वो समझ गया है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है और कौन हमें साथ दे सकता है। ये कड़वा सच है कि आज हमारा दलित भाई, दलित समाज और मुस्लिम समाज अगर एक जगह आता है तो एक बहुत बड़ी शक्ति बनती है, एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। तो साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दौरा कर दीजिए। पहले आपने दौरा किया था, ये आपके दौरे के बाद एक शोर थम गया था, लेकिन पहले शोर था, आप हंगामा है। इस हंगामों को अगर कोई रोक सकता है राजनीतिक तौर पर तो वो आप। इसी तरह से मैं असद रफी साहब से गुजारिश करूंगा कि साहब आपके क्या आपस में मतभेद है, क्या एक दूसरे पे आरोप है, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, लेकिन खुदा आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा आप भी झुक जाइए। ये मेरी जाती तौर से आपसे दरखास्त है, झुक जाइए आप थोड़ा सा और फिर एक बार वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति बना दीजिए। आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, संविधान खतरे में ना पड़े और नफरतों का बाजार ना हो, धर्म की राजनीति ना हो, तो आज एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी की युति अगर हो जाती है तो ये महाराष्ट्र की नफरत की राजनीति को लगाम कसने के लिए, उसको ब्रेक देने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। इसलिए हमें नहीं पता कि वो क्या वजूहात है, वो क्या बातें हैं, बहरहाल मगर सच में अगर संविधान को बचाना चाहते हैं, सच में अगर महाराष्ट्र से, देश से हिंदू मुस्लिम की नफरत को खत्म करना चाहते हैं, प्रेम के, मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहते हैं, साहब आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ, असद ओवैसी साहब और प्रकाश अम्बेडकर साहब कम से कम इस समाज के लिए, हो सकता है गलतियां होती है साहब, गलतियां होती है। देखिए ना, एक पढ़े लिखे आदमी में और एक अनपढ़ में फर्क तो होता है ना। हो सकता है हालात कुछ भी हो सकते होंगे, लेकिन आप मिल जाइए। आप यकीन मानिए ये आज हालात बहुत नाजुक है और ये अगर युति होती है तो इसके परिणाम आने वाले महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव, जिला परिषद चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, मुंबई महानगर पालिका चुनाव, बीएमसी का तमाम चुनाव के ऊपर पड़ने वाले और बहुत ताकत से आप उभरेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप झुक जाइए। ये एक पत्रकार के स्वरूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्वरूप में या एक भारतीय होने के नाते
या एक कार्य, जो भी आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी नागरिक होने के नाते मैं आपसे दुहाई दे रहा हूं, दोनों से दुहाई दे रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा आप मिल जाइए। यकीन मानिए हालात बहुत खतरनाक जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि दलित समाज के ऊपर भी संकट आ सकता है, राजनीतिक तौर पर कुछ भी हो सकता है। और आप बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर समझते हैं राजनीति में, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, आप अंदर की बात को भी जानते हैं, बाहर की भी बात को जानते हैं। देखिए, जिस शिवसेना को लोग फिरका परस्त कहते थे, आखिरकार वो महाविकास आघाड़ी बना पे मजबूर हुए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का युति हुई। हालांकि शिवसेना का अपना पीछे चले जाते हैं तो उनका नाम कैसा था, उनकी राजनीति कैसी थी, ये आप जानते हैं। तो इतना टूट फूट होने के बाद, इतना विवादित होने के बाद आपकी युति होती है और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तमाम मतभेद बिल्कुल भूल के। हालांकि उनकी विचारधारा हिंदुत्व की, उसके बाद भी आप प्लेटफॉर्म पे आते। तो आखिर प्रकाश अंबेडकर साहब और असद नकवी साहब में ऐसी कौन सी नफरत की बात हो गई, ऐसा कौन सा बड़ा मतलब बात हो गई कि आप इतने दूर हो गए? आप भी तो यही चाहते हैं ना कि दलित समाज का विकास हो, पिछड़ों का विकास हो। असद नकवी साहब भी चाहते हैं कि दलित भाई का विकास हो, गरीब मुसलमानों का विकास हो, सब जितने भी जाति धर्म के लोग, विशेष जाति के, उनका विकास हो, उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले। आप भी ये चाहते हैं तो साफ मिल जाइए आप। ये आज इतिहास में नाम लिखा जाएगा अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, गले मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा यह भी इतिहास में होना चाहिए कि ईद का दिन था और प्रकाश अंबेडकर साहब जो तो असद नकवी साहब को ईद की मुबारक देने उनके हैदराबाद शरीफ चले गए। क्या ये ईद के बहाने से हम तमाम गिले शिकवे दूर करते हैं, तमाम मतभेद दूर करते हैं और कुछ हम ऐसे फार्मूले पर तय करते हैं ताकि फिर आने वाले समय में कोई सीटों को बंटवारे को लेकर कोई हंगामा ना हो, कोई गलत फहमी ना हो और कोई नुकसान ना हो। बहरहाल ये आपसे गुजारिश है कि आज मौजूदा हालात में प्रकाश अंबेडकर साहब महाराष्ट्र के मुसलमानों को साथ दिला सकते हैं कि साहब अगर आप युति नहीं कर सकते हैं या क्या बात होंगी मुझे नहीं पता, मैं तो एक दीवानी की तरह बोल रहा हूं। अगर ऐसी कुछ बात होंगी कि आप नहीं चाहते, जो भी बात होंगी वजूहत होंगी, तो कम से कम मुसलमानों को साथ देने के लिए आ जाइए साहब। ये थोड़ा नाराजगी है आपकी, मैं मान सकता हूं कि मैं विधानसभा में मुसलमान आपके साथ नहीं गए। अफसोस की बात है कि जो प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो पूरे भारत के अंदर जिन्हें वहां के कब्र की ज़ियारत की, वहां दर्शन किए, वहां गुलाए अक़ीदत पेश किए और उस अजीम बादशाह को, उस मुगल बादशाह के बारे में जो इतिहास में लिखा हुआ है, उस लिखे हुए उस सच को पेश किया, मीडिया के सामने पेश किया और उसके बाद पूरी राजनीति सन्नाटा छा जाता है और उसके बाद भी मुसलमान जो है तो प्रकाश अंबेडकर को समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत हैरान कुन बात है। मैं हम आपके दुख को समझ सकता हूं सर, मैं आपको दुख, लेकिन यकीन मानिए अगर आज की परिस्थिति में, ठीक है, अगर हम आए कि आप युति नहीं करते, क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, वो अल्लाह को मालूम, भगवान को मालूम, ऊपर वाले को मालूम, लेकिन अगर आप कम से कम आज खुलदाबाद शरीफ का दौरा कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत के मुसलमानों में आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वंश से आते हैं, आपका सम्मान बढ़ेगा साहब। आपका परिवार, आपका वंश इसीलिए मशहूर है कि आपने सारी कुर्बानियां देकर आपने देश को बचाने का काम किया है, संविधान देने का बचाने का काम किया है। ठीक है, आपको मुसलमानों ने विधानसभा में साथ नहीं दिया, लेकिन आज अगर आप थोड़ा आगे बढ़ के मुसलमानों को सहारा देते हैं, ये मुसलमान अंदर मन ही मन शर्मिंदा होंगे और वह आपको मसीहा तस्लीम कर लेंगे। थोड़ा बढ़ जाइए साहब, क्योंकि चुनाव आएंगे, फिर आपको दौरे करेंगे, हर जगह जाएंगे। आपको चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों के सरबराहों को दौरे करना पड़ते हैं, तो एक दौरा कर लीजिए खुलदाबाद का। यकीन मानिए खुलदाबाद का दौरा वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए एक ऐसा राजनीतिक नया मोड़ होगा, एक ऐसा शक्ति का प्रदर्शन होगा कि उसके परिणाम यकीनी तौर से पूरे महाराष्ट्र के चुनाव पे पड़ेंगे साहब, बिल्कुल पड़ेंगे। आपका एक दौरा बहुत पैगाम दे देगा, बहुत कुछ यहाँ के राजनीति को नया मोड़ दे देगा, एक नया आयाम देगा, एक नया विराम देगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं साहब, फिर एक बार जाते जाते हमारे इम्तियाज अली साहब से गुजारिश करूंगा कि साहब आप भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब क्या बातें हुई क्या नहीं हुई हमको नहीं मालूम, बयानों में सुनते हैं ये इस पर आरोप लगाता है, वो आरोप लगाता है, सारी बात है। लेकिन अगर हम सच में जनता से प्यार करते हैं, ये हम बचाना चाहते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, बचाना चाहते हैं, तो मेरी जनाब इम्तियाज अली साहब से गुजारिश कि साहब कुछ ऐसा रास्ता जरूर निकालने की कोशिश कीजिए कि ये गठबंधन फिर से कहीं ना कहीं
उभर जाए, ये बन जाए, क्योंकि अल्लाह ने आपको नवाज दिया है। आप खासदार भी बन चुके, आप आमदार भी बन चुके और आप प्रदेश अध्यक्ष है। अल्लाह ने आपको वक्त से पहले नवाज दिया है। कई लोग 20-20 साल मेहनत करते हैं, 30 साल के बाद नगर सेवक बनते हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम था आपके ऊपर कि आप डायरेक्ट पुणे से आए, आमदार बने और 15-20 दिन में आप खासदार बने। ये अल्लाह का करम है आप कि बगैर मेहनत के लोग मोर्चे निकालते हैं, धरने निकालते हैं, पूरा जीवन राजनीति में डालते हैं। उसके बाद कोई कमेटी मिलती है, किसको एमएलसी मिलती है, किसको चेयरमैनशिप मिलती है, लेकिन अल्लाह ने आपको इतना नवाज दिया है। ये अल्लाह का करम है साहब कि आप खासदार बने, आमदार बने। बोलने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ मिल गया, बहुत अल्लाह का करम है, कोई बदगुमानी नहीं है। इसलिए अगर कुछ बात ऐसी होती है कि आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, तो कम से कम समाज के लिए, इस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, दलित मुस्लिम एकता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और इस अजीम वंचित बहुजन आघाड़ी के युति के लिए आप थोड़ा को ऐसा फॉर्मल इस्तेमाल कीजिए कि हालात साजगार हो जाए। मैं जाती तौर से कह रहा हूँ, ये ना समझिए, मेरे को यकीन है कि आपकी सलाहियत पे भी यकीन है कि थोड़ा सा, क्योंकि अल्लाह ने आपको नवाज दिया है। लोग राजनीति इसलिए भी करते हैं कि हम कोई चुनाव जीत के आ जाए, कोई ओहदे पे चल जाए। तो मैंने पहले कहा ना कि अल्लाह ने आपको नवाज दिया है साहब, आप बड़े किस्मत के धनी हैं साहब। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में यहाँ से थोड़े से गतिविधि तेज कीजिए। ऐसा चमत्कार होना चाहिए कि आप डायरेक्ट चले जाइए प्रकाश अम्बेडकर साहब के साहब, ईद का मौका, ईद मिलने आए हैं, कोई बुरी बात नहीं। हमारे पास दिवाली, होली, दशहरा मिलके मनाते हैं, एक दूसरे के घरों पे जाते हैं। इससे पहले हमने देखा राजेश टोपे साहब आपके मकान पे आए थे, मुलाकात के लिए, जो भी बात थी। कई लोग आपके कोई मुख्तलिफ बहानों से मिलने के लिए आए, तो आप भी चले जाइए। हो सकता है कि ये आपका जाना एक राजनीति में बड़ा यूटर्न साबित हो जाए कि साहब मैं आपसे ईद मिलने में आया हूँ, कि साहब आप ईद का तोहफा नहीं देंगे। ईद की ईद का हमारे पास रिवाज है, कल्चर है, जब बड़ों से ईद मिली जाती है, या तो दुआएं देते हैं या तो कुछ इनाम देते हैं। तो इनाम में मांग लीजिए साहब, ईद का दिन है, आज हम इस एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी की हम एक युति का हम आपसे इनाम चाहते हैं, आपसे उस 100 रुपये ईदी चाहते हैं। हम एक युति की आपसे ईदी चाहते हैं, क्या आप नहीं देंगे साहब? मुझे ये उम्मीद है साहब कि हम थोड़ा अगर बड़ापन बता दे, हम थोड़ा अगर झुक जाए, तो यकीन मानिए ये बहुत कुछ महाराष्ट्र में चमत्कार हो सकता है। ये वीडियो मैं बड़े देशभक्ति से डूबकर और इस देश में जो नफरत का माहौल चल रहा है उसके खात्मे के लिए, मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए बना रहा हूं साहब। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हो सकता है साहब थोड़ा अगर हम झुक जाए, थोड़ा हम कुछ अगर कंप्रोमाइज कर लिए तो हो सकता है। मेरी आली जनाब असद नबी साहब से गुजारिश है कि साहब चमत्कार कर दीजिए, ये ईद का तोहफा दे दीजिए महाराष्ट्र की जनता को। ये तोहफा ऐसा होना चाहिए कि दलित समाज के अंदर भी खुशी की लहर दौड़ जाए, मुसलमान समाज में लहर दौड़ जाए और तमाम जो सेकुलर पसंद जो हमारे हिंदू भाई है उनके अंदर भी लहर दौड़ जाए कि हमें ऐसी राजनीति पार्टी की जरूरत है, ऐसी युति की जरूरत है जो विकास की बात करे, जो डेवलपमेंट की बात करे, जो नफरत को खत्म करने की बात करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये औरंगजेब रहमतुल्लाह के ये बारे में जो राजनीति का मामला चल रहा है, जिससे नफरतें बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, दंगे भड़क जा रहे हैं, इसको रोकने का अगर कोई दमखम है, जैसा आपने पहले बता दिया, मैं समझता हूँ साहब वो दमखम इस वक्त हालात के हिसाब से, मैं गौर कीजिए, इस वक्त हालात के हिसाब से वो आपके सिवा कोई दूसरा कर नहीं सकता। क्योंकि आपका जब नाम आएगा, आपके वहां मुबारक कदम पड़ेंगे, यकीन मानिए पूरी राजनीति थम जाएंगी, क्योंकि आप मामूली शख्सियत नहीं। आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज में आते हैं, आप जो है तो संविधान निर्माताओं के उसमें से आते हैं, आप कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपका वहां जाना किसी जादू से कम नहीं है। ये महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देखा है। इससे पहले विवाद उठा था कि आपका जाना था कि महाराष्ट्र में विवाद थम गया था, महाराष्ट्र में विवाद थम गया था। मैं आपसे गुजारिश कर प्रकाश अम्बेडकर साहब और जाहिद खुरी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, फारूक अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, तैयब जफर साहब आप भी प्रवक्ता है, और जनाब अफसर खान साहब, ये आप इनके बहुत मजबूत सिपाही हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा ताकत लगा दीजिए। अब फोन पे बात कीजिए या कुछ माहौल तैयार कीजिए। मतभेद होते हैं जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की युति हो सकती है, हालांकि तो ये तो मामला कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो भी नाराजगी हो सकती है। सवाल ये है, गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को मान लेना, गलती को समझ लेना और गलती को मान लेना और दुरुस्त कर लेना, वो अजीम इंसान होता है, वो अजीम लोग होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में ये दो बड़े आप जो था मुल्कगीर सतह के नेता हैं, आप असद नबी साहब, प्रकाश अम्बेडकर साहब, आप बड़े नेता माने जाते हैं। ठीक है, कुछ भी बोलते होंगे लोग, बी टीम है, सी टीम है, जो भी है, लेकिन ये कड़वा सच है कि आप
कहना है असद साहब पे मुस्लिम समाज से बड़ा तबका विश्वास जताता है, ये भी सच्चाई है। और प्रकाश आंबेडकर साहब के साथ दलित समाज जुड़ा हुआ है। अगर ये दो शक्तियां मिल जाती हैं, दो समाज मिल जाता है, तो यहाँ की जो राजनीति है, जो संविधान से चलना चाहिए, तो उसको ताकत मिलेगी, उसको मार्गदर्शन दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस संदेश को आप फैलाइए और तमाम हमारे दलित नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से और एमआईएम के तमाम कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारों से गुजारिश है कि आप भी अपने अपने तौर से फेसबुक पे जाकर उनसे नाम लेकर उनसे गुजारिश कीजिए, एक ताकत बढ़ाइए, एक माहौल बढ़ाइए। हो सकता है कि ऊपर वाला इन दोनों के सरबराहों के दिल में एक कोई बात डाल दे, दिमाग में बात डालते, और फिर ये जो है तो एक दलित मुस्लिम भाई भाई की तरह एक मंच पे आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मौजूदा हालात में अगर इस तरह का कदम उठाने की बहुत जरूरत है, वरना फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा साहब। ये भी तबाह हो जाएंगे राजनीति पे, ये भी तबाह हो जाएंगे। जब कोई जीत के भी नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ भी नहीं हो रहा, फिर मिल रहा क्या? सत्ता में वही लोग रहेंगे कि जिसके पास चाबी है, वो बोलते हैं ना, जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस से, ऐसा मामला चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम लोग इस नाजुक हालात में थोड़ा थोड़ा दिल बड़ा कर दीजिए और ये पैगाम दीजिए कि हम जो मिले हैं, ये समाज के लिए मिले हैं, संविधान को बचाने के लिए मिले हैं, नफरतों को खत्म करने के लिए कि आओ हम सब मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं, एक ऐसी युति बनाते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर जो फिरकापरस्त ताकतें हैं, जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं कैसी की बात हो रही है, इनको अगर विराम देना है और महाराष्ट्र में सही लाइन ऑर्डर को मजबूत बनाना है, या अमन अमान के लिए अगर काम करना है, तो ये दो समाज, दो पार्टी अगर आती है, तो हम समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। और वो पर ये हो सकता है कि भले आप मुख्यमंत्री ना बने या कुछ ना बने, लेकिन एक रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आएगा, तो यकीनी तौर से उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि महाराष्ट्र में सब ठीक ठाक चलेगा, जो संविधान के हिसाब से चलेगा, अमन में चलेगा, भाईचारगी में चलेगा, नफरतें खत्म होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि पैगाम को आप समझेंगे। और फिर एक बात जाते जाते, तमाम वो लोग जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह खबर को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे यही कहूंगा कि देखिए, फिर हमारे भारत के अंदर हर वो गुलामी की निशानी को मिटाने का प्रयास कीजिए जिससे हमें संदेश जाता है कि हम इनके गुलाम थे, या ये हमारे अंग्रेज जिनकी कई निशानियां भारत में है, तो क्या आप उसे भी तोड़ेंगे? जब ऐसी बात है तो पूरा इंसाफ से काम लीजिए, उसमें कोई मतभेद ना करे, कोई मतभेद ना करे। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरा काम कीजिए, अधूरा मत कीजिए। ये पैगाम मत दीजिए कि ये कोई कदम किसी समाज की तरफ जा रहा है, कि उसके विरोध में जा रहा है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आज वक्त है कि हिंदू मुस्लिम नफरत को खत्म करे, मोहब्बतें पैदा करे, हमारे देश को महान बनाना है, हमारे देश को महान बनाना है, मजबूत बनाना है, कि बहुत कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ है साहब। इसलिए अपनी राजनीति के वास्ते इससे कमजोर मत कीजिए। बाहर की नापाक ताकतें तो चाहती है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे ना हो, चाहते हैं कि भारत कमजोर हो। इसको भी समझिए आप, हमसे ज्यादा कई गुना आप समझते हैं बाहर की राजनीति को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए, यहाँ की मजबूती के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की भाईचारगी के लिए आप जो सरबराह प्रकाश आंबेडकर साहब और असद साहब, आप एक मंच पे आए, ये बड़ा कीजिए और ऐलान कर दीजिए कि हम महाराष्ट्र को बचाने आए हैं, हम संविधान को बचाने आए हैं। हमने थोड़ा थोड़ा पीछे खत्म, हमारे मतभेद को हमने खत्म किया है, और कुर्बानी दे दीजिए। अगर वो कुछ कहते हैं कि हमें एक सीट चाहिए, दे लो साहब, कोई मसला नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो और मोहब्बतें परवान चढ़े। अगर आप ये काम करने में कामयाब होते हैं, यकीन मानिए ये भी सुनहरे अल्फाजों में यहाँ इतिहास में लिखा जाएगा, अखबारों में दर्ज गाँव लोगों के दिले पे लिखा जाएगा। ये दो व्यक्ति, ये दो महान नेता असद अवीसी साहब और प्रकाश आंबेडकर साहब ने वो कदम बढ़ाया कि महाराष्ट्र को आने वाले समय में एक गंदी राजनीति से जलने से बचा लिया। ये आपका नाम लिया जाएगा, ये चर्चाएं चलेंगी साहब। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं, ये मेरे अकेले की बात नहीं, ये सैकड़ों लोगों की बात है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन ये अलग बात है कि मैं अपनी जबान से सबके एक तरह के मन का नेतृत्व कर रहा हूं, उनकी तर्जमानी कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता है हल्के में ना ले। और फिर एक बार जाते जाते तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, एमआईएम पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, आप भी ताकत लगा लीजिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं बगैर कोई पार्टी चलती नहीं है। जब उनके बड़ों को लगेगा कि हमारे कार्यकर्ता युति चाहते हैं, तो वो भी कहने के बाद बात को समझेंगे। बहरहाल एक लोकतंत्र से, मोहब्बत से कुछ ऐसा रणनीति तैयार कीजिए कि ये दो पार्टियां फिर एक जगह आए। और फिर आखिरी में एक बार प्रकाश आंबेडकर साहब से गुजारिश है, साहब एक बार खुलदाबाद शरीफ का दौरा कीजिए। महाराष्ट्र का मुसलमान, देश का मुसलमान आपके इस दौरे को बहुत मोहसिन भरी निगाहों से देखेगा, ये आपका एहसान नहीं भूलेगा, क्योंकि आपके दौरे में वो जादू है कि शोर थम जाता है, हंगामा रुक जाता है, अमन अमान हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे वंश से आते हैं जिन्हें अमन दिया है, जिन्हें संविधान दिया है, जिन्हें कानून दिया है, जिन्हें चलने का ढंग सिखाया है, जिन्हें जीने का ढंग दिया है। इसका नाम प्रकाश आंबेडकर है और बाबा साहब अम्बेडकर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस हालात की गंभीरता को समझेंगे और
हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। ये आज वक्त हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।